हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग टोटल 75 एमसीक्यू लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आई थिंक क्लास को शुरू करने से पहले हमारा जो पहला चैप्टर है इसी से सारे जो एमसीक्यू आएंगे इसी चैप्टर से आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि एक बार इसको समराइज कर लें। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू वाला टर्म होता है वो टर्म एक बार देख लेते हैं, जिसमें सोल्यूशन जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। ठीक है, उसको देख लेने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगा और उसको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए भी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड थ्योरीज है उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला चैप्टर था बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आते हैं सबसे पहले रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन रिवीजन ऑफ न्यूमेरिकल टाइप वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बताएं चार्ज ऑफ, सबसे पहले जो बेसिक टर्म था उसमें था पहला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ये सर आपको याद रखना है। ठीक है, ये लोग ज़्यादातर भूलते रहते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे अगर याद कर लेते हैं, मतलब कि देख लेते हैं बार बार, तो इसको आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे जो हमारा एमसीक्यू है वो। प्रोटॉन पर कितना चार्ज हो जाएगा, प्रोटॉन पर हो जाता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप का वैल्यू है जिसे याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद Q इज इक्वल टू, जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे वो क्या था, सारा फार्मूला भी हम लोग देख लेंगे साथ में ही। वो N इंटू ई था। ठीक है, टोटल जो चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा उसको हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई है चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। तीसरा फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तीसरा फार्मूला हमने बताया था फोर्स इज इक्वल टू, अगर दो चार्ज है। यहाँ पर एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो देख लिए, हम लोग मास भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हो गया प्रोटॉन का मास। उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, इसका मास कितना हो जाएगा प्रोटॉन के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इसका भी मास हो गया। और एक चीज और हम लोग साथ में ही याद कर लेंगे, अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करने में 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास कर जाएंगे। तो 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड तक, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे 1 सेकेंड में, टोटल 6.28 इंटू 10⁻18। ठीक है, 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ क्लियर है। ठीक है, उसके बाद कुछ और फॉर्मूला हम लोग देखे थे, वो क्या था, 4 नंबर में हम लोग देखे थे दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, वो था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। और साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू G m/r²। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स था। एक चीज आप गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर जो मास है, ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन पर जो चार्ज है ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और मास भी हम लोग देखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो ये भी सेम ही आता है। इसका जो वैल्यू है 1.6, ये दोनों केस में सेम आता है। तो यहाँ से आपको याद रखने में थोड़ा सा सुविधा होगा। ठीक है, एक है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और दूसरा है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और ये तो हम लोग जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में क्या रिलेशन है, प्रोटॉन का मास 1837 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर। ठीक, ये सारा हमारा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो हम एक बार देख रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, ठीक है, एमसीक्यू सोल्व करने से पहले इसे एक बार देख लेना आवश्यक है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, साथ में पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो भी देख लेते हैं।
हमारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा उसको भी हम लोग यहाँ पर ही देख लेंगे। पोटेंशियल के हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल के लिए हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, 6 नंबर फॉर्मूला हो गया। 7 नंबर में हम लोग E इज इक्वल टू पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स बाय चार्ज के बराबर होता है। ये 7 नंबर फॉर्मूला हमने पढ़ा था। 8 नंबर में हमने पढ़ा था जो करंट होता है वो चार्ज बाय टाइम के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर हमने देखा था जो करंट का स्पीड होता है, स्पीड ऑफ करंट, ये होता है स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 10 नंबर में हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, क्रॉस सेक्शनल एरिया था ये। उसके बाद 11 नंबर में हम लोग पढ़े थे G इज इक्वल टू 1/R। कंडक्टेंस जो होगा और रेजिस्टेंस के अपोजिट हो जाएगा, प्रतिरोध के उल्टा जो होगा वो चालकता होगा, और इसका यूनिट साइमन या फिर महो, ये दोनों होता है। उसके बाद 12 नंबर सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो हमने पढ़ा था। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता के अपोजिट होगा। उसके बाद 13 नंबर में हमने पढ़ा था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट कितना होगा? ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, इस तरह से ये चलता जाएगा। उसके बाद 14 नंबर हम लोग पैरेलल के लिए पढ़े थे। पैरेलल में क्या पढ़ा था हमने? R इक्विवेलेंट ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर में हमने पढ़ा था पावर के बारे में। पावर क्या होता है? V² बाई R के बराबर होता है, या फिर इसको को हम लोग लिख सकते हैं I²R, या इसी को हम लोग P/I भी लिख सकते हैं। 16 नंबर हमने एनर्जी या हीट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये होता है पावर इंटू टाइम। इसको हम लोग लिख सकते हैं V² बाई R इंटू टी, या फिर इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं I²R/T। हम लोग सारा फार्मूला एक बार देख रहे हैं, एमसीक्यू सोल्व करने से पहले रिवीजन कर ले रहे हैं। और एक तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं VI/T, ये एनर्जी या फिर हीट का हमारा फार्मूला हो गया। उसके बाद 17 नंबर में हमने पढ़ा था 17 नंबर हमने पढ़ा था एक कांस्टेंट था, उसका नाम आपको उसका जो वैल्यू है वो याद रखना है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? एक अश्व शक्ति जो होता है वो इक्वल होता है 746 वाट का। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर में हमने देखा था 17 हो गया। उसके बाद 18 नंबर में हमने देखा था 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1.34 हॉर्स पावर। ये जो 18 या फिर जो हम आगे चलकर और भी कुछ लिखेंगे, ये जो भी फॉर्मूला होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, पहला चैप्टर में इसको बिल्कुल रट जाना है एग्जाम से पहले। उसके बाद 19 नंबर जो होगा C इज इक्वल टू हम लोग कैपेसिटी पढ़े थे, Q/V के बराबर होता है। ठीक है, और 20 नंबर में अगर कैपेसिटर का वैल्यू निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो क्या हो जाएगा A/0/D। यहाँ हमने बताया भी, तो हमने यहाँ पर C इक्विवेलेंट देख लिया पैरेलल के केस में। अब सीरीज के केस में C इक्विवेलेंट क्या होगा? ये हमने बताया था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, ये होता है सीरीज के केस में। ठीक है, रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट हो जाता है यहाँ पर। और इसके बाद कुछ और फार्मूला बचा हुआ है। करंट डेंसिटी हमने पढ़ा था। करंट डेंसिटी हमने क्या पढ़ा था? करंट डेंसिटी का फार्मूला था हमारा, ये हो जाएगा 24 नंबर फार्मूला। ये सारा आप नोट कर लीजिएगा, ये याद होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ये था J इज इक्वल टू I/A, ये हमारा था करंट डेंसिटी। 5 नंबर फार्मूला हम लोग का आ जाता है
25 में हमने पढ़ा था आरएमएस और एवरेज वैल्यू, ठीक है, एसी और डीसी के बारे में पढ़ा था। एसी और डीसी करंट दिया हुआ है तो वहाँ पर आरएमएस कैसे निकालते हैं। तो जनरली हम लोग एसी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आई मैक्स या फिर आई नोट। आई नोट का मतलब आई मैक्स ही होगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आरएमएस हम लोग को निकालने के लिए बोलता है तो कैसे निकालेंगे, आई मैक्स बाई √2 करके। तो इस पर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वहां पर देख लेंगे। उसके बाद आते हैं 26 नंबर फार्मूला। 26 नंबर फार्मूला हम लोग पढ़े थे, सॉरी ए हमने अभी बताया नहीं है। एम इज इक्वल टू ZIT। रात के टाइम जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें मैंने इसे डिस्कस किया था, पर थ्योरी में मैंने अभी इसे नहीं बताया है। तो थोड़ा सा थ्योरी बचा हुआ है जिसमें KCL था, KVL था और एक फार्मूला था, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले जो 180 के आसपास जो ऑब्जेक्टिव है, MCQ है, उसे क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद उसको भी हम लोग देख लेंगे बीच में टाइम निकाल करके। उसके बाद 27 एक और फार्मूला याद रखना है, इसको भी हम लोग डिस्कस अभी नहीं किए हैं। एक फैराड जो होता है एक किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो ये लास्ट फार्मूला था। टोटल 27 फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। हालांकि ये सारा जो फार्मूला है जो वेबसाइट बना हुआ है उसके इलेक्ट्रिकल की करके एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पर सारा ऐड हो जाएगा, पर अभी ऐड होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। तो ये सारा 27 जो फार्मूला था उससे हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोटल हम लोग को 75 क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है, मैंने बोला था आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा ताकि अधिकतर क्वेश्चन आप ही सोल्व करें, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख रहे हैं मेरा आवाज़ भी थोड़ा सा आज प्रॉब्लम है, ठीक है, ज़्यादा बोलना पड़ जाता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, क्वेश्चन को अधिक से अधिक सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहला है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर आवेशहीन। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है निगेटिव, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पर पढ़ा था पॉजिटिव, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये होता है आवेशहीन। सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का वेट भी आप लोग को याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻30। कई बार इसको हम बता चुके हैं, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो भी याद हो जाएगा इतना देर में, इतना kg। और जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 6.28 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये दोनों याद रखना है। और न्यूट्रॉन का मास सेम हो जाएगा जो प्रोटॉन का मास होता है, दोनों इक्वल होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है यहाँ पर, विद्युत अपघटय में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। विद्युत अपघटय में धारा का प्रवाह किसके वजह से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, हॉल्स, आयंस या फिर न्यूट्रॉन। तो ये भी हम कई बार देख चुके हैं, हमने तीनों कंडीशन में बताया है। आप भी कोशिश कीजिएगा, गैस में बताइएगा धारा का प्रवाह किसके वजह से होता है, मेटल में किसके वजह से होता है। और यहाँ पर जो दिया है वो विद्युत अपघटय लिक्विड में दिया हुआ है। तो लिक्विड में जो करंट फ्लो करेगा वो किसके वजह से करेगा, आयन की वजह से। बाकी गैस और मेटल ये हम कई बार बता चुके हैं। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अदरवाइज अगर ना भी आए तो पूछ लीजिएगा, हम उसका जवाब अगले वीडियो में दे देंगे। और पीछे मैंने बताया इसका जवाब हम दे ही चुके हैं कई बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जब कांच के टुकड़े को रेशम के साथ घर्षण किया जाता है तो रेशम पर कौन सा चार्ज होगा, ठीक है। कांच के टुकड़े को अगर हम रेशम के साथ घर्षण करते हैं तो रेशम पर क्या कौन सा चार्ज होगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग इसको याद रख लेते हैं, पहले भी हमने बताया था इसको थ्योरी के समय। हम लोग को याद रखना है ग्लास और सिल्क। अगर ग्लास और सिल्क, सिल्क मतलब रेशम कपड़ा होता है, ठीक है, सिल्क क्लॉथ, अगर इन दोनों को हम लोग घर्षण करते हैं इन दोनों के बीच में तो हमारा पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो ग्लास पर आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा सिल्क क्लॉथ पर, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा आप लोग को याद रखना है वूल क्लॉथ, ऊनी जो कपड़ा होता है वूल क्लॉथ, इसको हम लोग घर्षण अगर करते हैं रड के साथ, प्लास्टिक कॉम के साथ, कंघी के साथ, ठीक है, ये प्लास्टिक कॉम, प्लास्टिक के जो कंघी होता है। तो यहाँ पर अगर आपने थ्योरी देखा होगा तो पता होगा, आप बोल सकते हैं किस पर कौन सा चार्ज होगा। हम बता देते हैं, उल पर जो होगा
पॉजिटिव चार्ज होगा और जो प्लास्टिक कंघी है इस पर निगेटिव चार्ज होगा। एक और हम लोग को याद रखना है, रड। रड को अगर हम डस्टर के साथ रगड़ते हैं, रड और डस्टर के बीच अगर हम घर्षण करवाते हैं तो यहाँ पर रड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, रड पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और डस्टर पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है, इसको आप लोग को याद रख लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है रेशम। रेशम पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, तो सही आंसर ऋण आवेशित, बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कूलम्ब के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है। कूलम्ब के अनुसार अभी हमने कूलम्ब का जो रूल्स था वो हम लोगों ने पढ़ा, जो फॉर्मूला है इसी में छुपा हुआ है। एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो दोनों चार्ज है Q1 Q2 इसके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। 3 का ए सही आंसर होगा, 4 का ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है कहाँ पर, धन आवेश से शुरू होकर के ऋण आवेश। विद्युतीय बल की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर हम मान के चले कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है, Q1 और Q2, तो ये बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है धन आवेश से शुरू होगा और ऋण आवेश पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, विद्युतीय बल रेखाएं। और सेकंड ऑप्शन बोल रहा है ऋण से शुरू होगा और पॉजिटिव पर खत्म होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट हम लोग का सही है, थर्ड ऑप्शन जो है अनियंत्रित बोल रहा है, तो ये थर्ड होगा नहीं। हम लोग का जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। और चुंबक में क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं अगर हम बात करें नॉर्थ और साउथ, उसमें दो पोल होंगे, नॉर्थ से स्टार्ट होता है साउथ पर, मतलब बाहर में जो होता है इसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है, और अंदर में ये ओपन नहीं रहता है, क्लोज रहता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ये ओपन है, ठीक है, पर यहाँ पर क्लोज रहता है, बाहर में नॉर्थ टू साउथ और अंदर में साउथ टू नॉर्थ, ये होता है मैग्नेट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा कोई चालक है, खोखला है, ठीक है, इसके अंदर में पूछ रहा है विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दो चीज पूछता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और दूसरा पूछता है पोटेंशियल कितना होगा इस चालक के अंदर। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है, ये होता है 0, बी इसका सही आंसर होगा। और जब पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो इक्वल रहता है हर एक पॉइंट पर, जितना सेटअप होगा उतना हर एक पॉइंट पर अंदर में होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर के बराबर होता है। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और रात में हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल का कर ही रहे हैं। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स का सपोर्ट रहता है तो फिर हम लोग इसको खत्म करने के बाद ही धनपत राय का बुक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो पूरा थ्योरी है जब खत्म हो जाएगा तो इसके थ्योरी के खत्म हो जाने के बाद और रात में हम लोग का जो क्वेश्चन चल रहा है वो सारा क्वेश्चन प्रीवियसली कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसका लेवल भी इससे थोड़ा ठीक ठाक है। और ये जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तुरंत हम लोग धनपत राय का जो बुक होगा उसको स्टार्ट कर देंगे और इससे ज्यादा इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है विद्युत धारा एक क्या है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो विद्युत धारा के को लेकर ही काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को। ठीक है, उनको लगता है कि विद्युत धारा को हम लोग डायरेक्शन के साथ शो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो इसे वेक्टर समझ लेते हैं, पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर I1 I2 I3 वेक्टर में हम लोग इस तरह से नहीं जोड़ते हैं। यहाँ पर सिंपली हम लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 जिस तरह से जोड़ लेते हैं, ये वेक्टर के जोड़ने का रूल नहीं है। वेक्टर में हम लोग को एंगल भी लेकर के चलना होता है। ठीक है, अगर दो वेक्टर ए और बी इस टाइप से है तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एंगल को भी लेकर के चलना पड़ता है, पर हम लोग कभी एंगल मेंशन ही नहीं करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एक अदिश राशि है, हमारा जो करंट है एक अदिश राशि है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सा चालकता का मात्रक है। तो चालकता का मात्रक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो चालकता के साथ साथ विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता जो है उसको भी एक बार देख लेते हैं और सारा का जान लेते हैं यूनिट क्या होगा।
ठीक है, सारा का यूनिट देख लेते हैं एक बार। तो आते हैं सबसे पहले हमारा जो होगा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ये हो जाएगा प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का अपोजिट क्या होता है? प्रतिरोध का अपोजिट होता है चालकता। चालकता, ठीक है। प्रतिरोध को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? आर से। और इसको किस चीज से डिनोट करेंगे? जी से। दोनों अपोजिट है, मतलब कि आर इज इक्वल टू 1/G। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम। ठीक है, ओम। और इसको जो इसका साइन होता है कुछ इस टाइप से हम लोग देते हैं। और जो चालकता है इसका क्या हो जाएगा? महो, ओम का उल्टा। ठीक है, महो। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखिए महो नहीं है, ठीक है। चालकता यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर भी महो नहीं है। तो इस महो को अगर हम उल्टा करके लिखें तो इसको हम लोग बोलते हैं साइमन। ये होता है साइमन। दोनों इसका यूनिट है, ठीक है, महो भी और साइमन भी। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। तो यहाँ पर हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा साइमन। सी यहाँ पर सही आंसर होगा। उसके बाद प्रतिरोध और चालकता देख लिए हम लोग, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता भी देख लेते हैं। और इसका यूनिट क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। और ये हो जाएगा विशिष्ट चालकता। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। विशिष्ट चालकता किस चीज से डिनोट करेंगे? इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं और इसको सिग्मा से, मतलब कि हमारा रो बराबर 1/सिग्मा। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट ओम मीटर, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। और जो चालकता होगा इसका यूनिट ओम मीटर, इसका पावर कर देंगे -1 कर देंगे। ये विशिष्ट चालकता का यूनिट हो जाएगा। 8 नंबर कंप्लीट हुआ। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पर एक किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए, यहाँ पर आयतन में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाता है, तो इसका रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, आर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं रो इंटू L/A। अब यहाँ पर एरिया का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर चालक आयतन का बात कर रहा है। आयतन कैसे बनेगा? दोनों में ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करने से एरिया इंटू लेंथ आयतन हो जाता है। तो ए रो इंटू L²/V। अब हमारा फॉर्मूला ए बन गया। अब यहाँ पर हम लोग का रो कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है, तो आर किसके प्रोपोर्शनल होगा? L² के। ठीक है, मतलब कि लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा, मतलब कि रेजिस्टेंस जो बढ़ेगा लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। तो यहाँ पर लेंथ क्या किया है? 3 गुना। ठीक है, एल की जगह पर 3 गुना किया है, तो आर कितना हो जाएगा? 3 के स्क्वायर गुना। ठीक है, मतलब कि रेजिस्टेंस 9 गुना बढ़ जाएगा। का सही आंसर कौन सा होगा? डी। डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव और विद्युत धारा क्या होगी? प्रतिरोधों को अगर हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभव और विद्युत धारा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब कुछ इस टाइप से जोड़ा गया है, दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस इस टाइप से, दूसरा रेजिस्टेंस इस टाइप से। अब यहाँ पर पूछ रहा है विभव दोनों का क्या होगा और करंट क्या होगा। तो करंट हम लोग जानते हैं यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, करंट डिफरेंट होगा लेकिन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग का सही आंसर क्या होगा? समान एवं भिन्न भिन्न। यहाँ पर जो विभव होगा वो समान रहेगा और जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा, दो अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और आप लोग थोड़ा सा इसको शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं जो ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा वो 2 मंथ गैप करने के बाद कर रहा हूँ। ठीक है, नवंबर दिसंबर तक सब कुछ ठीक ठाक था, उसके बाद जनवरी फरवरी मैंने गैप किया था, इसका रीजन भी था। ठीक है, जनवरी फरवरी मैंने इसलिए गैप किया था क्योंकि फरवरी 8-9 फरवरी को एग्जाम होता है गेट का। ठीक है, और ये हर बार गैप होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपना एफिशिएंसी जांच करने के लिए गेट का एग्जाम देता हूँ। ऐसे कहा जाता है कि मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कोच एक अच्छा प्लेयर भी हो। कहा जाता है हर कोच एक अच्छा प्लेयर हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कोच के साथ साथ एक अच्छा प्लेयर बनने का भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अपना इंस्टीट्यूट छोड़ करके और जॉब के लिए जा रहा हूँ, पर फिर भी मैं लोगों को ये लगे, ठीक है, लोगों को ये लगे, उनको उन लोगों का विश्वास मतलब बना रहे कि नहीं मैं करवा सकता हूँ, इसलिए मैं गेट का एग्जाम देता हूँ। और इस बार मैं 5वां बार कंटिन्यू क्वालिफाई किया हूँ। ठीक है, मैंने इसका स्कोर कार्ड भी आप लोगों के सामने रखा था।
तो ये एक मंथ का जो गैप होता है वो आप लोग के बीच होगा हर बार, मतलब कि अगला बार भी जब जनवरी से फरवरी हम लोग इंटर करेंगे तो जनवरी मंथ में फिर से वीडियो लेकर के नहीं आऊंगा, ठीक है। हालांकि इसके बाद जो फरवरी गैप हुआ, फरवरी गैप मैंने आप लोगों के लिए किया था, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हो रहा था, जब मैं यहाँ पर प्रीवियस टाइम नवंबर दिसंबर में जब लाइव टेस्ट करवाता था तो मुझे सारे लोगों का रिजल्ट देना पड़ता था। रिजल्ट देने के लिए सबको काउंट करना पड़ता था, कौन स्टूडेंट कितने सवाल का जवाब दिए हैं, ठीक है। तो इस काउंट से मुक्ति पाने के लिए हमने सोचा था एक वेबसाइट बनाने का, और लोगों का काफी रिक्वेस्ट भी आया था कि हिंदी का सही से कोई बुक मिल नहीं रहा है जहाँ पर सारा क्वेश्चन हम देख सके, सारा का सोल्यूशन देख सके। तो इस चीज को ध्यान में रख करके हमने वेबसाइट बनाने का फैसला लिया था। तो गेट का एग्जाम देने के तुरंत बाद ही मैं वेबसाइट के काम में लग गया था, और वेबसाइट आप देख रहे हैं अब तक वहां पर 500 क्वेश्चन लगभग ऐड हो चुका है। उस वेबसाइट पर 500 क्वेश्चन ऐड हो चुका है, और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो फिर लिंक ले सकते हैं डायरेक्ट 9147786396, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डायरेक्ट आप लिंक ले सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। वहां पर मैंने 3 टेस्ट ओपन किया है, 3 टेस्ट कोई भी दे सकता है। उसके बाद पेमेंट गेटवे अभी ऐड नहीं हुआ है, तो पेमेंट तो खैर बाद का बात है, लेकिन जितना अवेलेबल है उतना आप दे सकते हैं टेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं 11, ठीक है। तो अब अगर आप लोग अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएगा तभी हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि इस बार प्रीवियस टाइम जो रिस्पॉन्स मिला था उसको देखते हुए हमने इस बार थोड़ा सा और स्ट्रांग होकर के मैंने सोचा था कि इस बार 4000 वैकेंसी है तो यहाँ से कुछ रिजल्ट ठीक ठाक मिल जाएगा। काफी स्ट्रांग होने के बाद मैं यहाँ पर इंटर किया हूँ, तो जो भी कमी है, जो भी अच्छा या बुरा लगता है उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, तभी हम इसको और थोड़ा सा डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में अगर आप छोड़ देते हैं यूट्यूब पर, अगर आप वीडियो बनाना छोड़ देते हैं तो यूट्यूब भी आपका साथ छोड़ देगा, वो आपके वीडियोज को ऊपर कभी आने नहीं देगा। तो इसमें अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग ही अभी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 मंथ के बाद मैं रिटर्न हुआ हूँ, और इस बार काफी उम्मीद से आया हूँ कि रिजल्ट हमको मिलेगा स्टूडेंट से, और इसलिए मैं काफी ज्यादा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी सारा क्लास बंद करके स्टार्ट तो किया था मैंने बीटेक के लिए, लेकिन अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ सारा क्लास बंद करके। दिन में थ्योरी, रात में जो प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका सेट, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी है आपके लिए, सॉरी आपके लिए टेस्ट सीरीज भी है साथ में। जैसे ही एक क्लास खत्म होता है थ्योरी वाला, यहाँ पर हम लोग धनपत राय का बुक लेकर के आएंगे, तो कहीं से कुछ उम्मीद नहीं है कि कहीं से कुछ भी छूटने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर में व्हीट स्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा क्या होगी। व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन में कब कहलाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज हमने बताया था, यहाँ पर कुछ इस टाइप का 4 रेजिस्टेंस लगा होगा, ठीक है, और बीच में हमारा गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, ठीक है। इसको अगर हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, इसको जोड़ने के बाद अगर इससे करंट फ्लो नहीं करता है, मतलब कि गैल्वेनोमीटर में किसी टाइप का कोई रेस्पॉन्स दिखाई नहीं देता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो हीट एक्सचेंज ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड होने के लिए कंडीशन क्या होता है, अगर इसको R1 R2 R3 और R4 बोले तो ये क्या हो जाएगा, R2 R4 इज इक्वल टू R1 R3। एक कंडीशन होता है हीट एक्सचेंज ब्रिज को बैलेंस होने के लिए। तो अगर ये बैलेंस है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बी इसका सही आंसर है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। तो पृथ्वी का धारिता निकालने का हमने एक फार्मूला बताया था, और फार्मूला क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब रेडियस कितना होता है अर्थ का, अर्थ का रेडियस हम लोग जानते हैं 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अब सबका अगर यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख दें, ठीक है, अगर हर एक का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखें तो इसका जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगा आपको, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। सबको अगर हम सॉल्व करें तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 711 माइक्रोफैराड, 711 माइक्रोफैराड। तो इस सॉल्व करने के बाद आया हुआ वैल्यू है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल अगर हम बात करें तो हमारा जो अर्थ है इसका कैपेसिटी इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, ठीक है। सॉल्व करने से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, सॉल्व करने से जो हमारा वैल्यू आएगा अर्थ का वो आएगा 711 माइक्रोफैराड, पर एक्चुअल में जो कैपेसिटी है अर्थ का वो अनंत है, इन्फिनाइट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। 711 माइक्रोफैराड आ जाएगा। आप सबका वैल्यू रखिएगा 4, इसका 22/7 रख लीजिएगा, एप्सिलॉन नोट का 8.854 इंटू 10⁻⁻6 सॉरी -12 ये रखिएगा, और उसके बाद 6400 किलोमीटर
6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, इतना वैल्यू रखेंगे तो ए 711 माइक्रोफैराड आ जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है संधारित्र मतलब कैपेसिटर कार्य करता है केवल एसी पर, केवल डीसी पर, एसी डीसी दोनों पर, या फिर ना ही एसी पर ना ही डीसी पर। तो कैपेसिटर अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी में करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, अगर कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, डीसी हम लोग देख करके रखे हैं, तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता है। पर इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम ये यहाँ पर नहीं बोलेंगे कैपेसिटर काम नहीं कर रहा है। अगर कैपेसिटर काम नहीं कर रहा होता तो ये करंट फ्लो करता। ठीक है, तो हमारा जो कैपेसिटर है वो दोनों पर वर्क कर जाता है, एसी पर भी डीसी पर भी। ठीक है, एक्सी का वैल्यू या फिर या जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है इसका वैल्यू क्या होता है 1/j⍵c। ठीक है, या एक होता J × 2πF × c। तो ये सब ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं कि डीसी में एफ जीरो होगा तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा रेजिस्टेंस और फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ है, आप लोग थ्योरी में भी इसको देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज होकर के ए नहीं करना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता हमने बताया अभी फॉर्मूला जब ऊपर हम लोग देख रहे थे, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जब हम लोग एक बार रिवीजन देख रहे थे, तो C इज टू क्या पढ़े थे, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, मतलब कि एरिया। ये दो प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के एरिया पर, ठीक है, ये प्लेट कुछ इस टाइप से रहेगा, इन दोनों प्लेटों के एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डी उस पर डिपेंड करता है, और साथ में एप्सिलॉन नोट पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग ढूंढ लेते हैं। उसके सतह के क्षेत्रफल पर सही है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, सतह का क्षेत्रफल सही है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर ए भी सही है। दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर ए भी सही है, एप्सिलॉन नोट पर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, सारा सही। अब एक किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा क्या होता है, एक से कम या फिर एक से ज्यादा। तो एक क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमेशा क्या होता है, एक से ज्यादा होता है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, कभी कंफ्यूजन हो जाए कि कम होगा या ज्यादा, तो इसको हम लोग अपना जो व्यवहारिक नॉलेज है उससे भी याद रख सकते हैं। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एप्सिलॉन नीचे आ रहा है। ठीक है, मतलब एप्सिलॉन जितना हाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा। अब यहाँ पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, बीच में अगर एयर की जगह आप वाटर ला देते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर व्यवहारिक नॉलेज से सोचे तो भी अगर बीच में कोई अवरोध आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, एक कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू है, ये जो वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं इसका जो वैल्यू है एक से ज्यादा हो रहा है। एक से ज्यादा हो रहा है तभी तो ये नीचे में है, डिवाइड करने पर ये कम हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं अगर कभी भूल जाते हैं तो। अदरवाइज ये हमेशा याद रखना एक से अधिक ही होगा। 16 नंबर है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। 16 नंबर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है। तो ये थ्योरी के दौरान हमने इसको अभी डिस्कस किया नहीं था, डिस्कस करना था, पर अभी जब एक क्वेश्चन बीच में आया है तो इसको हम लोग याद रख लेंगे। ये होता है 36 × 10⁵ जूल। ठीक है, ये हो जाएगा 36 × 10⁵ जूल। 17 नंबर है निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन सा है। आंसर हो जाएगा सारा, गैल्वेनोमीटर भी, विद्युत घंटी भी, मोटर भी। गैल्वेनोमीटर अगर हमको इससे वोल्ट मीटर बनाना हो तो क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर बनाना हो तो वोल्ट मीटर हम लोग जानते हैं पैरेलल में लगा होता है। तो इसके इस गैल्वेनोमीटर के आगे एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ पर एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं ताकि इससे करंट हमारा कम से कम पास हो। हाई करंट पास होगा तो हमारा गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, और एक क्वेश्चन जनरली पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा सही है उपरोक्त सभी। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अब आमीटर हम लोग कैसे लगाते हैं, सीरीज में। ठीक है, इसको पूरा करंट मेजर करना होता है, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये सारा इसको मेजर करना होता है। तो हम लोग इसको सीरीज में लगा देते हैं। अब यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस अगर हाई रखेंगे तो ये करंट को पास नहीं करने देगा। तो हम लोग अमीटर इसलिए तो नहीं लगाए हैं, हम लोग मेजर करने के लिए लगाए हैं। इसका वैल्यू कम से कम होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हमारा जो सारा करंट है इससे पास होता है, और ऑब्वियसली पास भी होना चाहिए इसी से। हम लोग को वोल्ट मीटर को करंट नहीं देना है, हम लोग को वोल्ट मीटर यूज नहीं करना है, यूज तो यहाँ पर जो बल्ब लगा है उसका करना है। तो ज्यादातर करंट यहाँ से पास होना चाहिए, इसलिए भी यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई रखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये सीरीज में है, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो क्या होगा, करंट ही पास नहीं करेगा। तो इसलिए अमीटर जो होगा, आइडियल जो अमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल शून्य होता है। ठीक है, और आदर्श वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफिनाइट होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित? किरचॉफ का दो नियम है, एक है केसीएल जिसको जंक्शन रूल भी कहते हैं, और दूसरा है केवीएल लूप रूल वाला। ठीक है, तो ये जो हमारा केसीएल है वो किस पर आधारित है? ये पहला रूल है हमारा, और ये है विद्युत धारा पर आधारित। और केवीएल किस पर आधारित है? ये है ऊर्जा पर आधारित। ठीक है, जो दूसरा रूल है वो ऊर्जा पर आधारित है, और जो पहला पहला रूल है वो करंट पर आधारित है। अब ऊर्जा पर कैसे आधारित है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी आप लोग इसको याद रख लीजिए, या फिर केसीएल के भी अभी बताना बाकी है, इसको हम डिस्कस किए नहीं है, तो वहां पर भी हम थ्योरी के समय बता देंगे कि क्यों इसको बोलते हैं एनर्जी पर आधारित है। 20 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर में ही डिस्कस कर रहे थे। गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो ऊपर में हम लोग हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, यहाँ पर जो होगा हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। तो ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। जो गैल्वेनोमीटर है इसके श्रेणी में हाई प्रतिरोध हम लोग जोड़ देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है सही संबंध बताए। धारिता इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है सी बराबर क्यू बाई भी, और दूसरा ऑप्शन है सी इज इक्वल टू क्यू इंटू भी। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्यू बराबर सी भी या सी बराबर क्यू बाई भी। हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, धारिता का सिंपल फार्मूला पूछा है तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। धारिता एक राशि है, ठीक है, कैपेसिटर क्या है, सी क्या है? ठीक है, कैपेसिटर सदिश है या फिर अदिश है? तो सी हमारा सिंपल, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये एक अदिश राशि है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, किसी चालक में चार्ज की गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? तो करंट ए सिंपल है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। किसी चालक में चार्ज की गतिमान होने की दर को विद्युत धारा बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। वह बल जो विद्युत को चलाता है उसको क्या बोलते हैं? वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या होगा? विद्युत वाहक बल, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या होगा? किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा और वोल्टेज का अनुपात क्या होगा? अगर हम बंद सर्किट की बात करें, क्रॉस सर्किट की बात करें, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारा पोटेंशियल वी है, यहाँ पर करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दोनों का रेशियो वी बाई आई क्या होगा? वोल्टेज और करंट का रेशियो पूछा है, तो हम लोग जानते हैं वी बाई आई एक कांस्टेंट होता है, किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस के बराबर होता है। वी बाई आई एक, वी और आई का रेशियो एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग जानते हैं क्या? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई के साथ एक आर लिख देते हैं, फिर वी बाई आई बराबर हो जाता है आर का। आर हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो ए हमेशा समान रहेगा, आर तो हमेशा सेम ही रहेगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा किसी भी सर्किट में। इसका सही आंसर बी होगा। थैंक यू।